एक लड़का जो होता है वो डीएम साहब की ऑफिस के बाहर बैठा होता है बड़ी देर से। वह मेन दरवाजे पर अपनी टकटकी लगा कर बैठा था कि कब वहाँ से एक लड़की आएगी और वह उससे मिलेगा, बातचीत करेगा, अपने दिल की बात बताएगा। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद वो लड़की वहाँ पर नहीं आती है। लड़का बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो लड़का डीएम साहब के ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है तो डीएम साहब की नज़र एक बार पड़ती है। जो वहाँ पर संतरी होते हैं, डीएम साहब उसके माध्यम से उसको बुलाया जाता है संतरी के माध्यम से। तो संतरी बुला के लेके जाता है। तो लड़का कहता है कि हाथ जोड़कर कि साहब आपने मेरी ऋचा को देखा क्या? डीएम साहब अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तो डीएम साहब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कौन ऋचा? तो कहता है सर ऋचा जो मेरी पत्नी है वो आपके पास आई थी क्या? डीएम साहब बड़े परेशान हो जाते हैं, आखिर ये ऋचा ऋचा की रट लगाया हुआ है, बात क्या है? तो साहब बोलते हैं डीएम साहब कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो कहता है लड़का कि सर ऋचा सोनी जो है वो मेरी पत्नी है। आज वो आपसे आकर मिलने वाली थी, वो आई है कि नहीं आई? तब वो लड़का बोलता है, डीएम साहब कुछ बोल पाते उससे पहले ही लड़का बोल देता है कि सर ज़रा रजिस्टर चेक करके देखिए कि मेरी ऋचा यहाँ पर आई थी कि नहीं। डीएम साहब कहे तब तुरंत रजिस्टर चेक करवाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर ऋचा सोनी नाम की एक लड़की आई थी, लेकिन वह चली गई। तो डीएम साहब कहते हैं कि ऋचा तो आई थी लेकिन अब वह चली गई, वह यहाँ पर नहीं है। ऋचा सोनी वहाँ से तो चली गई बैकडोर से, सबसे नज़र छुपा करके, लेकिन वहाँ पर मीडिया से अपनी नज़र नहीं छुपा पाई क्योंकि मीडिया के जो कर्मी होते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं, वहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद होते हैं डीएम कार्यालय के पास। और इन ऋचा सोनी की जो कहानी थी कुछ कुछ मीडिया कर्मियों के कानों में जा चुकी थी, इस करके मीडिया कर्मी काफ़ी सतर्क रहे और उनसे बातचीत करने लगे। जब उनकी बातचीत होने लगी तब धीरे-धीरे ये पता लगा कि रिया सोनी जो है ऋचा वो बाहर हैं और मीडिया कर्मियों की बातों का जवाब दे रही हैं। दोस्तों उसके बाद जब ऋचा सोनी से बातचीत की जाती है मीडिया कर्मी के द्वारा तो मीडिया की बातों को ऋचा सोनी बहुत अच्छे ढंग से नहीं दे पाती क्योंकि उनकी बातों में लड़खड़ाहट थी, उनकी बातों में घबराहट थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज अपने हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों ये जो घटना है एक सच्ची घटना है, जिस घटना को सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाओगे कि आखिर एक मर्द जब कमाता है तो पूरे घर की माताओं बहनों की, अपनी बीवी की पूरी देखभाल करता है, पूरी रखवाली करता है, पूरा खर्च उठाता है। लेकिन वहीं पर एक महिला जब कमाती है तो निश्चित तौर पर पति को 2 कौड़ियों के भाव को समझने लगती है कि उसके पति की जो कीमत होती है वो 2 कौड़ी की हो जाती है। दोस्तों यह कहानी जो है ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है झांसी, और झांसी के शहर का एक मोहल्ला पड़ता है बड़ा गांव। बड़ा गांव गेट बाहर, दरअसल गेट बाहर का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, बाबा का आटा नाम की एक जगह है। वहाँ का ये रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है नीरज विश्वकर्मा। दोस्तों नीरज विश्वकर्मा जो काम से अपने बड़ई होता है, यानी कि कारपेंटर होता है, वह बहुत ही मेहनती लड़का होता है। अपनी मेहनत से सुबह उठता, नित्य क्रिया के बाद अपने काम में लग जाता और शाम को ही घर लौटता। लोग बताते हैं कि उसके काम में इतनी ईमानदारी की थी कि जो जो भी वह काम करता था बहुत ही शिद्दत से, बहुत ईमानदारी से करता था। तो वहीं पर सत्यम नगर कॉलोनी की एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है ऋचा सोनी। दोस्तों एक दिन जब अपने काम पे जा रहा था किसी काम से नीरज विश्वकर्मा, तो बीच में ऋचा सोनी से उसकी मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात होती है तो वह उसे देखता है और वह देखने के बाद मुस्कुराने लगता है। ऋचा भी उस लड़के को देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि जो नीरज होता है वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है और जो ऋचा होती है वो भी नई लड़की थी, नई जवानी की लड़की थी। उसके बाद दोस्तों दोनों में जो कहते हैं कि नैन लड़ गई हैं तो मनवा में कसक होइबे करी, प्रेम का फुटी है पटाखा तो कसक होइबे करी, और नैन लड़ गई हैं तो मनवा में कसक होइबे करी। दोस्तों ये दौर था 2018 का जब नीरज और ऋचा सोनी पहली बार मुलाकात में आए थे, एक दूसरे को देखे तो पसंद करने लगे। दोस्तों दोनों में धीरे धीरे बातें होने लगी, आस पड़ोस के इलाकों में क्षेत्र में इनकी चर्चा धीरे धीरे होने लगी। लोग जानने लगे हैं कि इस लड़की का प्रेम प्रपंच चल रहा है नीरज के साथ। दोस्तों नीरज भी
अपने प्यार को पाने के लिए भरपूर मेहनत कर रहा था, भरपूर कोशिश कर रहा था और इसी के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। दोस्तों, यह धीरे-धीरे दौर चलता रहा। एक दिन 2022 में ऐसा भी समय आ गया जब दोनों एक साथ जीने और मरने की कस्में खाने के लिए, एक दूसरे के होने के लिए एक होने लगे। दोस्तों, घर वालों के लाख मना करने के बाद भी दोनों शादी पर अटे रहे, डटे रहे और जब अड़े रहे तो घर वालों की मर्जी के खिलाफ कुछ लोग नाराज हुए, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग उस विवाह में शामिल हुए, कुछ लोग नहीं हुए। दोस्तों, 6 फरवरी 2022 का वो दिन था। पास का ही एक ओरछा मंदिर था और उस मंदिर में दोनों जाकर शादी कर लिए, यानी कि नीरज विश्वकर्मा और ऋचा सोनी दोनों जब शादी कर लिए तो पास पड़ोस में खूब चर्चाएं होने लगी कि काफ़ी दिनों से इन दोनों का प्रेम प्रपंच चल रहा था, आखिर में इन दोनों ने शादी कर ही लिया। दोस्तों, उसके बाद जब शादी हो गई तो दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगे और काफ़ी खुशीपूर्वक दिन बिताने लगे। एक दिन ऋचा अपने पति नीरज से कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो नीरज कहता है कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। तो लड़की कहती नहीं, मुझे बात से पेट नहीं भरना, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो नीरज बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़की कहती है मैं पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ कर बहुत आगे जाना चाहती हूँ। नीरज बहुत खुश होता है, वो कहता है मैं तो मजदूर हूँ, कम से कम तुम पढ़ लिख कर ही कुछ बन जाओ ताकि मेरी भी गरीबी कट जाए। दोस्तों, उसके बाद जो लड़की होती है पूरी शिद्दत से मेहनत करती है और पढ़ती है। उसके बाद साल 2023 में एक विज्ञापन आता है पेपर में लेखपाल भर्ती का। दोस्तों, जब लेखपाल भर्ती का पेपर में विज्ञापन देखती है ऋचा तो आके अपने पति को बताती है कि ऐसी-ऐसी वैकेंसी आई है, मैं अप्लाई कर दूँ? तो नीरज कहता है मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई के बारे में ज्ञान नहीं है, तुम तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी हो, तुम्हें जो भी अच्छा लगे, ठीक लगे, तुम उसको निश्चित तौर पर करो। उसमें कोई तुम्हें इंटरफेयर नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। दोस्तों, उसके बाद लड़की फॉर्म को अप्लाई कर देती है और पढ़ती है पूरी ईमानदारी से। बताया जाता है कि कम से कम 7 से 8 मंथ नीरज अपनी पत्नी के पास नहीं जाता है क्योंकि उसकी पत्नी उसको मना की थी कि अगर आप मेरे पास रहोगे तो निश्चित तौर पर मैं पढ़ाई नहीं कर सकती। दोस्तों, एक युवा लड़का जो नई-नई शादी हुई थी अपनी पत्नी के लिए इतना परित्याग करता है कि 8 से 9 मंथ उसी घर में रहता है लेकिन अपनी पत्नी को छू नहीं पाता, अपनी पत्नी को टच नहीं कर पाता। यानी कि आप समझदार हैं, आगे आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, 8 से 9 मंथ वह लड़का बेचारा इंतज़ार करता है और साल 2023 का वो समय आता है कि जब उसमें ऋचा का रिज़ल्ट घोषित होता है, लेखपाल का रिज़ल्ट घोषित होता है और ऋचा उसमें पास करके आती है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारा जो है रिज़ल्ट में नाम आ गया। अब जब ऋचा पेपर लेके अपने घर पर आती है, नीरज को बताती है तो नीरज मारे खुशी के मारे झूम उठता है और लड्डू की बरसात करने लगता है। पूरे क्षेत्र में लड्डू बँटवाता गया है कि आज मेरी पत्नी ने मेरा सर जो है गर्व से ऊँचा कर दिया, आज मुझे गर्व है कि मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही 15 से 20 दिन होता है, ऋचा के दिमाग में खुराफात भर जाती है। तो ऋचा कहती है कि ऐसा है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ और कॉलेज जब जाऊँगी तो थोड़ा-सा लेट हो जाएगा, आप परेशान मत होना। दोस्तों, ऋचा सुबह अपना खाना-पीना खा के और नीरज को खिला के चली जाती है। नीरज अपने काम पे चला जाता है, जब वापस आता है देखता है ऋचा घर पे नहीं है। काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, जब रात में 8 बज गए तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है, अपने दोस्तों से फ़ोन करके पूछता है, जाता है। तो उसके दोस्त बताते हैं कि नहीं तो ऋचा भाभी तो यहाँ नहीं आई हैं। उसके बाद वो अपने ससुराल सप्तम नगर कॉलोनी में जाता है, वहाँ अपने सास-ससुर से पूछता है कि यहाँ पर ऋचा आई है क्या? दोस्तों, उसके सास-ससुर उसके ऊपर ही प्रताड़ना करने लगते हैं कि लगता है तुम्हारी बेटी को कहीं मार कर के गबन कर दिए हो, कहीं भगा दिए हो, हमारी बेटी हमारे घर पर नहीं है। लड़का बहुत परेशान हो जाता है, थका-मान रोने लगता है, बिलखने लगता है, लोगों से जाकर पूछता है कि मेरी ऋचा को आपने देखा क्या? दोस्तों, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके बगल में थोड़ी दूर पर कोतवाली होती है, वह जाता है कोतवाल साहब के यहाँ, बताता है कि सर ऐसी-ऐसी बात है, मेरी ऋचा कॉलेज के लिए गई थी लेकिन अभी तक आई नहीं। और यहाँ तक कि जब मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो उसका फ़ोन जो है रिसीव नहीं हो पा रहा है। ना जाने वो क्यों मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर रही है। अन्य नंबरों से भी मैं फ़ोन किया लेकिन वो कोई नंबर ही रिसीव नहीं कर पा रही है। मेरी ऋचा सर किसी न किसी घातक परिणाम में है, कहीं बुरे फँसी हुई है, निश्चित तौर पर उसे बचाया जाए। कोतवाल साहब जब इतनी बात सुनते हैं तो बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं
और उनका मोबाइल नंबर और फ़ोटो और आधार कार्ड तुरंत सर्कुलेट किया जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि 3 घंटे के अंदर कोतवाल साहब ऋचा को ढूँढ निकालते हैं, क्योंकि ऋचा का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था। फ़ोन की जो लोकेशन होती है उस लोकेशन के माध्यम से ऋचा को एक होटल का जो एक रूम होता है वहाँ से पकड़ा जाता है एक किसी गैर मर्द के साथ। दोस्तों जब कोतवाल साहब उसको लिवा कर आते हैं तो पूछते हैं कि यह तुम्हारी पत्नी है? तो कहता है हाँ सर मेरी यही पत्नी है। तो खुशी से वह हंसने लगता है, लेकिन कोतवाल साहब जब उसको पूरी बात बताते हैं तो मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि मेरी ऋचा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने से ज़्यादा इस पर भरोसा है। दोस्तों ऋचा जैसे ही सुनती है कि मेरा पति मेरे खिलाफ कंप्लेन किया था मुझको ढूंढने के लिए, तो और भी आग बबूला हो जाती है। कहती थी कि मैं अभी आपको बोली थी कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपने ये सब क्या कर दिया। तब नीरज कहता है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र रहती है, मुझे हर पल तुम्हारी ज़रूरत रहती है। तब वहीं ऋचा कह देती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल रहना पसंद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जब इतनी बात नीरज सुनता है तो कहता है आखिर मुझसे गलती क्या हो गई। तब ऋचा कहते हैं कि तुम एक थर्ड क्लास के आदमी हो, अब मैं एक लेखपाल हूँ, तुम्हारी और मेरा कोई तालमेल नहीं है, कोई सामंजस्य नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में रहूं। दोस्तों बहुत ही लाख समझाने के बाद कोतवाल साहब भी समझाते हैं, उस इलाके के जो क्षेत्र के मानिंद लोग होते हैं वो लोग भी समझाते हैं ऋचा को, लेकिन ऋचा मानने के लिए तैयार नहीं होती। उसके बाद मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि ऋचा अपने मायके जाती है और मायके से नेक्स्ट अगले दिन जाकर पारिवारिक न्यायालय में एक मुकदमा दर्ज करा देती है नीरज के खिलाफ। जब नीरज के पास नोटिस आ जाती है तो नीरज बहुत ही परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है कि आखिर जिस पत्नी के लिए मैंने अपना सब कुछ परित्याग कर दिया, अपनी जितनी इनकम थी उस इनकम को लगा करके पढ़ाया लिखाया, आज वो पत्नी लेखपाल होने के बाद मेरा एक भी नहीं सुन पा रहे। दोस्तों तभी उसको उसका एक दोस्त आता है और उसको बताता है कि तुम्हारी जो पत्नी है आज डीएम कार्यालय में आने वाली है। वो दिन होता है दोस्तों 18 जनवरी 2024 का। 9 जुलाई 2024 को डीएम साहब के कार्यालय में वह लड़की आती है अपना ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। जब ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आती है तो वहाँ पहले से ही नीरज जाके मौजूद रहता है, अपनी पत्नी का इंतजार करता है। उसके बाद दोस्तों जाकर अपनी पत्नी से रोने लगता है, कहता है कि ऋचा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। डीएम साहब का पाँव पकड़ कर रोने लगता है। तो डीएम साहब जैसे वो ऋचा को कुछ समझा पाते हैं, उससे पहले वह जो लड़की थी बहुत ही सयानी थी, वह जो कागजात थे पारिवारिक न्यायालय को उसको लेकर गई हुई थी और डीएम साहब को आदेश कह देती है कि सर मैं ऑलरेडी अपना ये मुकदमा इनके खिलाफ पारिवारिक न्यायालय में दर्ज करा चुकी हूँ। डीएम साहब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं नीरज से कि बेटा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में है और जज साहब का है। अब जज साहब ही जो निर्णय देंगे वो तुम्हें मान्य होगा। दोस्तों ये कहानी जब तक लोग भूलते, इससे पहले ये कहानी हुई थी 1 साल पहले, जुलाई का महीना था, यानी कि बनारस की एक लड़की थी जिसका नाम था ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य का एक पति हुआ करता था जिसका नाम था आलोक आलोक मौर्य। मौर्य चतुर्थ श्रेणी का एक अधिकारी था, कर्मचारी था। दोस्तों 2010 में इन दोनों की शादी हुई थी। 2010 की शादी के बाद 2015 में यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें ज्योति मौर्य ने 16वां रैंक हासिल करके एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया था और यूपीएससी में एसडीएम के पद को संभाला था। लेकिन क्योंकि एसडीएम थी उनकी अलग अलग पोस्टिंग होती थी हर जगह पर, तो उसी दरमियान उनकी मुलाकात एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो जाती है। और जब पुलिस इंस्पेक्टर से हो जाती है तो उस समय ज्योति मौर्य एक गंभीर आपत्तिजनक हालात में पकड़ी जाती हैं उस पुलिस वाले के साथ में। जब उनकी पति आलोक मौर्य पूरी दास्तान मीडिया के सामने रो रो कर सुनाता है उस बीच। दोस्तों उसके बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति के खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज करके उनसे तलाक ले लिया था। एक दिल दहला देने वाली घटना है दोस्तों, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे महिलाएं होती हैं वह अपने पति को अपने जूतियों के समान समझने लगते हैं। जो पति अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वह स्त्री जब नौकरी पा जाती हैं, जॉब पा जाती हैं, अच्छे पोजीशन पर चली जाती हैं, तो अपने पति की कोई कीमत नहीं समझती। जबकि उनके विपरीत
एक लड़का अपनी पूरी लाइफ में जाकर किसी जॉब पर हो जाता है, अच्छे वर्क में आ जाता है, अच्छी कंपनी में कार्य करने लगता है, तो अपनी पत्नी को सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को दुखाना नहीं, आपको जगाना है कि आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। एक गाना आया था दोस्तों बहुत ही पॉपुलर कि गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए, आईना वही है मगर आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। दोस्तों, चेहरा ऐसे लड़कियां बदल देती हैं जैसा कि उतना जल्दी कोई अपना कमीज और शर्ट नहीं बदल पाता, जितनी जल्दी लड़कियां अपना बॉयफ्रेंड बदल देती हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे पढ़ने वाले साथी हैं, जो भी हमारे युवा साथी हैं, निश्चित तौर पर ध्यान रखें कि अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने करियर के साथ ना खिलवाड़ करें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, हर हर महादेव।